ठीक है। सो गुड गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा टॉपिक है वैरायटी ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है अगर तुम इसे समझ लो तो। अगर नहीं समझेंगे तो ये डिफिकल्ट लगता रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज वैरायटी ऑफ फैक्टर और इसकी ज़रूरत क्या है? इससे पहले यू मस्ट नो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. Colligative properties were those properties that depend only upon nature of solute and not on only on the amount of solute and not on the nature. Colligative properties are those properties that depend upon amount of solute and not on the nature of solute. शायद तुम्हें याद हो, ये हमने कर रखे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, ये सब चीजें। So ये सारी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट lowering of vapor pressure, second elevation of boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. ये चारों प्रॉपर्टीज हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब इन सब के कुछ फॉर्मूलाज भी थे। एक बार हम इनके फॉर्मूलाज को भी जरा देख लेते हैं, इनके फॉर्मूलाज कैसे हैं। अच्छा सो इनके फॉर्मूलाज क्या थे? फर्स्ट फॉर्मूला वाज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई टू। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी एंड पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये फॉर्मूलाज थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। राइट, तो अब इसको जरा थोड़ा सा अब हम उस पर चलते हैं एंड डिटेल में चलते हैं। हम एक सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, इस सोल्यूशन में मैंने डाला NaCl। ठीक है, आई पुट NaCl और कितना मोल डाला? 1 मोल डाला। ठीक है, अब 1 मोल NaCl डाल दिया, पानी में सोल्यूशन बना दिया, या 1 मोल सपोज मैंने शुगर डाल दिया, C6H12O6 शुगर भी होती है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या इसमें हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम दिखेगी? मतलब दो केसेस लिए हैं हमने, एक केस ना लेकर दो केस। लेट मी टेक डिफरेंट केस। ठीक है, ग्लूकोज डाल दिया C6H12O6, कितना? 1 मोल सेम। ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर सेम है दोनों में। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या
हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम दिखेगी, से यस और नो। मतलब जितना वेपर प्रेशर लोअरिंग इस सोल्यूशन की होगी उतनी इसकी होगी, यस और नो। जितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा उतना इसका होगा, यस और नो। सो वेरी गुड। ठीक है, देखो अगर हम बात कर रहे थे बैंड ऑफ फैक्टर में, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो बाय रूल, बाय डेफिनेशन, ठीक है, हमारी दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुड हैव बीन सेम ऑर्डर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुड हैव बीन ऑफ सेम ऑर्डर। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। अमाउंट दोनों का सेम है, 1 मोल। अगर अमाउंट सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहनी चाहिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम दिखाने चाहिए। एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों का बराबर आना चाहिए, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर। ठीक है, सो हमने यही किया और हमने सही में मेजर किया। सो इसके अंदर सपोज हमने जो मेजर किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अज्यूम करते हैं, चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले ली और इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिया, तो एक्चुअल में दे वर नॉट सेम, दे वर नॉट सेम। तो ऐसा कैसे, क्यों? हमने तो पढ़ा ही यही था कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट कुछ भी लो, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की प्रेजेंस में वेपर प्रेशर तो बराबर ही लोअर होगा, एलिवेशन भी बराबर होगी। तो हमने ये सब बहुत अच्छा सोचा, पर एक चीज हमने मिस कर दी, दैट NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, और NaCl अगर पानी में जाएगा तो NaCl टूट कर पानी में it will form Na plus ion and Cl minus ion. That means अगर तुमसे स्टार्टिंग में इसके 1 मोल लिए हैं, 1 मोल, और ये 0 और 0 है, तो फाइनली ब्रेक डाउन के बाद ये 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस में टूट जाएगा। So actually what what is present inside this solution is not at 1 मोल but 2 मोल्स। 2 मोल सोल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने सोचा था हमने 1 मोल NaCl डाला है, पर 1 मोल NaCl पानी में टूटकर हमें पता है Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, तो 1 मोल NaCl 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस में टूट जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर जितना हमने अज्यूम करे थे मोल हमने डाले हैं उसके डबल हो जाएंगे। सो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि 1 मोल के हिसाब से सोच रहे होंगे पर एक्चुअल में वो आ किसके हिसाब से रही होगी, इट विल बी कमिंग अकॉर्डिंग टू 2 मोल्स सोल्यूट। सो ये बात तुम्हें सबको समझ आ गई, से यस और नो इन चैट। मैं कह रहा था वैसे सेम आने चाहिए थे दोनों के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर NaCl पानी में जाकर क्योंकि ये कटायन आयन में टूट जाता है, तो ये 1 मोल तुमने स्टार्टिंग में लिया, स्टार्टिंग में Na प्लस 0 और Cl माइनस 0, जैसे पानी में ये गया पानी में ये टूट गया, तो Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस में। तो अब तुमने 1 मोल NaCl डाला था तो 1 मोल Na प्लस हो गए होंगे, 1 मोल Cl माइनस हो गए होंगे। तो इस हिसाब से अब हमारे जो सल्यूट है दैट इज नॉट 1 मोल हियर बट एक्चुअल में 2 मोल हो गए। अब हमने बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट, तो इसीलिए 1 मोल ये 1 मोल ये, तो 2 मोल के हिसाब से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इसकी डेल्टा टी भी आई थी 1 मोल के हिसाब से, तो इसकी डबल आएगी
2 मोल के हिसाब से। ठीक है, अब समझ आया? खुशी, हर्षिता, नहीं आया तो अभी बता दो। महक, तुम्हारे क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। सोल्यूशन की कम किसने बोले? सोल्यूशन की कम कहाँ है? अच्छा चलो, फिर से फ्रेम करना अपना सर। क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर ऐसा हो कैसे सकता है बट कि Na और Cl के ज्यादा हो लेकिन ओवरऑल हमें कम लगे? ओवरऑल कम नहीं मतलब लगेगा। वैसे 2 मोल्स है लेकिन ओवरऑल 1 मोल लगे। तो ऐसे सोचो कि अगर मैं बोलूं एक तुम्हारे पास 5 पेन्स हैं, ठीक है, अब वो 5 पेन जो है, जब पेन जो है 5 पेन, तो अगर वो 5 पेन सोल्यूशन में जाते हैं तो वो टूटकर कैप्स अलग हो जाती है, बॉडी अलग हो जाती है। तो 5 पेन तुमने डाले पर वो टूट गए 5 बॉडी और 5 कैप में। तो इसी तरीके से NaCl सॉलिड में तो NaCl रिमेन्स इंटैक्ट, पर सोल्यूशन में इट डिसोसिएट्स, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं डिसोसिएट कर जाते हैं। तो इसीलिए जो भी तुम्हारे पास 5 पेन थे, क्या वो 5 कैप और 5 बॉडी में नहीं टूट सकते? टूट सकते हैं। तो उसी तरीके से एक NaCl भी 1 मोल में टूट के 2 मोल हो सकता है ना। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो वैन ऑफ फैक्टर है, ये पूरा का पूरा बेस्ड है अपॉन करेक्शंस। ठीक है, सो वी वी encountered some problems while dealing with solutes that associate तो or आप कहाँ लिख रहे हो? dissociate। दोबारा वो स्क्रीन पे आ नहीं रहा, रुको। So we encountered some problem while dealing with solutes that dissociate or associate। ठीक है, to to make its correction, we use वैन ऑफ फैक्टर। मतलब अगर कभी भी कोई सोल्यूट डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा तो हमारे फॉर्मूला से आंसर गलत आएगा। जैसे अभी ऊपर आ रहा था, अगर एक चीज डिसोसिएट हो गई 2 पार्ट्स में, तो इस केस में हम एक का सोच रहे होंगे फॉर्मूले के हिसाब से, बट एक्चुअल में वो 2 मोल का आ रहा होगा। ऐसे ही अगर कभी डिसोसिएट की जगह एसोसिएट हो रहा हो, तो एसोसिएट करते वक्त हम सोच रहे होंगे एक का, और एसोसिएट होके वो आधे का आ रहा होगा। उसका एग्जांपल अभी मैं लेता हूं। तो ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए जब भी कोई सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करता है, तो वी नीड टू फाइंड अ वैन ऑफ फैक्टर। वैन ऑफ फैक्टर हमारी कैलकुलेशन को करेक्ट कर देता है। ठीक है, लेट अस सी इन एन एग्जांपल हियर। ठीक है, तो अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले में एक ऑब्जर्व ऑब्जर्व डेल्टा टीवी निकालू जो ऑब्जर्व होगा, और एक कैलकुलेटेड टीवी निकालू डेल्टा टीवी, तो मुझे पता है कि जो ऑब्जर्व होगा वो डबल होगा जितना मैं कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मैंने 1 मोल NaCl लेके चलूंगा। ठीक है, 1 मोल NaCl लेके चल रहा हूँ, तो कैलकुलेशन मैंने 1 मोल के हिसाब से करी होगी, पर जो ऑब्जर्व हो रहा होगा वो डबल होगा, क्योंकि NaCl का 1 मोल टूट के 2 मोल हो गया। सो
ये चीज तुम्हें समझ आई? ये ऑब्जर्व डेल्टा टी बी इस केस में will be equal to 2 times of calculated TB delta TB. Say yes or no. देखो, जो चीज हम 1 मोल के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी होगी, तो वो कैलकुलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया होगा मेरा, है ना, डेल्टा टीबी, पर वो गलत आया होगा, क्योंकि सही में एग्जैक्टली जो ऑब्जर्व करूंगा मैं, वो उसका डबल आएगा जो मैं कैलकुलेट करूंगा NaCl को लेते हुए। अगर मैं NaCl ले रहा हूँ और मैं कंसिडर नहीं कर रहा कि ये डिसोसिएट करता हूँ, तो इस केस में ये डेल्टा टीबी जो आएगा उसका डबल होगा जितना मेरा ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व होने वाला, अभी तुमने यही तो बोला था, तुमने यहाँ बोला नहीं था, जो ऑब्जर्व होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ, जो ऑब्जर्व होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ आवर ऑब्जर्व डेल्टा टीबी, जितना कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट किया था उसका डबल होगा। समझ आया? अच्छा, और करणप्रीत, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर के लिए अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। डिसोसिएशन एसोसिएशन तो होगी, NaCl तो डिसोसिएट करेगा। हमें अपना आंसर करेक्ट करने के लिए उस वाले फॉर्मूले में वैन डॉ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस केस में आई कैन से ऑब्जर्व, ये इस केस में आई कैन से जो करेक्शन टर्म है, करेक्शन टर्म 2 की है, तो यहाँ पे जो वैन ऑफ फैक्टर है दैट इज 2। क्यों? क्योंकि इट इज डूइंग करेक्शन बिटवीन माय ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड के बीच में करेक्ट कौन कर रहा है मेरे को? यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ पे वैन ऑफ फैक्टर है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला है दैट वैन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 2 को रखूं इधर और इसको भेज दूं इस तरह डिनोमिनेटर में, तो वैन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीज, ये वाला फॉर्मूला समझ आया? वैन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो डिवाइडेड बाय जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो। से यस और नो, अगर ये समझ आ गया। डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पर ये फॉर्मूला मैंने डिराइव सॉर्ट ऑफ कर दिया समझाते हुए, तो बस तुम्हें ये समझ आ गया ये फॉर्मूला कैसे आया। क्योंकि अगर वैन ऑफ फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो वैन ऑफ फैक्टर विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो। यहाँ पे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिया है, इट कैन बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट कैन बी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम रख सकते हैं, पर दोनों ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बोल सकता हूँ कि वैन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन divided by moles before association dissociation। देखो, ये सब चीजें आ इसलिए रही थी क्योंकि था एक, मतलब थे 2, हम सोच रहे थे एक, तो करेक्शन आएगी, जो तुम सोच रहे हो उसके बीच में रिलेशन कैसे आएगा? तो वी कैन ऑल्सो से वैन ऑफ फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू, वैन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू moles after dissociation association divided by moles before dissociation association। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे moles before dissociation कितने थे? बिफोर थे, आफ्टर थे 2 और इनिशियल थे 1,
तो वैंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे कितना आया, 2 आया। ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि रिलेशन तो हमारा मोल से ही था ना, हम 2 थे और हम उसे 1 कंसिडर कर रहे थे। तो वैंट ऑफ फैक्टर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग मोल्स, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये वाली पॉइंट समझ आया? टाइप यस और नो। ठीक है, ये वैंट ऑफ फैक्टर को डिनोट करने का एक तरीका है स्मॉल आई। तो वैंट ऑफ फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आई। तो स्मॉल आई का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेल्टा टीबी की बात करें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1000 अपॉन इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2, राइट। तो मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन होता है, राइट। हमेशा देखो, ऐसी डेल्टा TF में भी सेम ही फॉर्मूला होता है, बस KF होता है इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2, राइट। ऐसे ही तुम कोई भी ले लो, तो जैसे सपोज अगर तुम तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो मोलर मास से इनवर्सली रिलेटेड है ना। अगर मैं बोलूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी की ज्यादा आती है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम आएगा, ये बात तो क्लियर है, से यस और नो। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब सोचो अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट में मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता चली थी और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीवी थी, ठीक है, और ये मेरी कैलकुलेटेड थी, तो कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी से जो कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी में हमारा जो मोलर मास उससे भी निकाला जा सकता है, और जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उससे भी हमारा मोलर मास निकाला जा सकता है। तो देखो, मोलर मास अगर तुम कैलकुलेटेड वाली ले रहे हो, हमारी कैलकुलेटेड वाली प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो उससे भी मॉलिक्यूलर वेट आ सकता है। तुम इस फॉर्मूले में कैलकुलेटेड टीबी डाल दो तो तुम्हारा एक मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तुम ऑब्जर्व्ड वाला डाल दो, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वाला अलग है ना, ऑब्जर्व्ड वाला सही है, ठीक है, और कैलकुलेटेड वाला गलत है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में हमने कैलकुलेशन के अंदर हम मोल्स ये नहीं देखते कि कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है या नहीं। तो अगर तुम कैलकुलेटेड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कैलकुलेटेड वाला मतलब जो इस फॉर्मूले से आया, उससे जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो गलत आएगा, उससे मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? गलत। तो मैं बोल सकता हूं कैलकुलेटेड वाले से मेरा मोलर मास गलत आएगा, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। और अगर तुम सही वाला ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो उससे जो मोलर मास आएगा वो सही आएगा, दैट वुड बी नॉर्मल मोलर मास। ये वाली बात समझ में आई है किसी को? नहीं आई तो प्लीज नो लिख दो, मैं दोबारा कुछ और समझाता हूं। देखो, दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, एक ऑब्जर्व्ड वाली और एक कैलकुलेटेड वाली। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऑब्जर्व्ड वाली प्रॉपर्टी है जो सही है, जो सही में हमें दिख रही है, ऑब्जर्व्ड हमें 2 टाइम्स दिख रही है। यहां पे देखो,
ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl के लिए सही है, ऑब्जर्व वाली होती है जो सही है, और जो कैलकुलेटेड वाली थी वो गलत थी। क्यों? क्योंकि उस केस में हमने करेक्शन तो करी नहीं थी। तो ऑब्जर्व वाली सही है और कैलकुलेटेड वाली गलत है। ये वाली बात क्लियर है? यहां तक बताओ यस और नो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अगर ऑब्जर्व वाले से मोलर मास आएगा तो ऑब्जर्व वाले, क्योंकि प्रॉपर्टी सही है तो उससे मॉलिक्यूलर मास सही वाला आना चाहिए, और कैलकुलेटेड वाला गलत है, अगर उससे तुम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो गलत आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर प्रॉपर्टी गलत है, अगर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू तुमने गलत ले ली, यहाँ पे वैल्यू ही गलत ले ली, इसकी वैल्यू गलत ले ली, तो ये भी गलत आएगा। तुमने यहाँ पे अगर तुमने गलत वैल्यू डाली तो मॉलिक्यूलर वेट गलत आएगा, अगर तुमने यहाँ पे सही वैल्यू डाली तो मॉलिक्यूलर वेट सही आएगा। तो अगर हम ऑब्जर्व वाली वैल्यू डालेंगे तो सही मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और अगर हम कैलकुलेटेड वाली डाल देंगे तो गलत मॉलिक्यूलर वेट आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा था। तो दो तरह का मोलर मास होता है जो हम किसी एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट से निकालने वाला मोलर मास दो तरीके का होता है, एक एबनॉर्मल मोलर मास और एक नॉर्मल मोलर मास। ठीक है। सो सिंस मैं ये बोल सकता हूं कि वैंट ऑफ ऑब्जर्व्ड से सही वाला आएगा, कैलकुलेटेड से गलत वाला आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वैंट ऑफ फैक्टर का एक और फॉर्मूला हो सकता है बेस्ड अपॉन द मास ऑफ द सॉल्यूट। तुम ये सोचो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सही है और ये वाली गलत है, ये दिमाग में रखो। तो ऊपर आएगा सही वाला मॉलिक्यूलर वेट या गलत वाला, ये मेरा क्वेश्चन है। ऊपर मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, सही या गलत वाला? ऊपर आएगा गलत वाला, एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, देखो ऊपर सही था और यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत था यहाँ पे सही हो गया। नॉर्मल वाला सही मोलर मास था, ये उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि तुमने अभी बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोलर मास। तो मोलर मास के लिए भी वैन हॉफ का एक फैक्टर है, और वो का फॉर्मूला है एबनॉर्मल मोलर मास अब डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलर मास। इसकी कोई भी डेरिवेशन नहीं दे रखी है एनसीईआरटी में। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला उल्टा हो गया, गलत हो गया। चलो ये लास्ट वाला पार्ट में दोबारा समझाता हूँ यहाँ से। देखो एक सेकेंड, कुछ गलती हो गई मुझसे। ये देखो, यहां तक तो तुम्हें ये दो फॉर्मूलाज तो क्लियर है। बस ये बताओ, वैन ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। इसके आगे का भी काट दो, मेरे से एक गलती होगी रिलेशन में, तो इस वजह से वो गलत आ गया आंसर। अच्छा अब बात आते हैं मोल्स पे। ठीक है, तो मैं ऐसे समझो, सॉरी, हाँ, तो अब इसको ऐसे समझो, ये टॉपिक मैं ना क्लास में कराना चाह रहा था, साथ बैठ के होता है तो रिलेशन ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। इस केस में जैसे ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं
तो इट इज बेटर अगर हम एक साथ बैठ के या लाइव क्लास में कर रहे हो कोचिंग पे। अच्छा देखो, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व वाली जो प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व को तुम सही की जगह यू कैन राइट, जो चीज ऑब्जर्व होती है दैट इज एक्चुअल। जो चीज ऑब्जर्व हो रही है वो एक्चुअल में हो रही है। हम किसी एक्सपेरिमेंट में कोई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये ऑब्जर्व एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल में कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, से यस और नो। ठीक है। और कैलकुलेटेड को मैं बोल सकता हूँ, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होगी जो हमें फॉर्मूला से मिलेगी बट एक्चुअल से वो रिलेट नहीं कर रही। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी दैट जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करी है विदाउट डूइंग द एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें एक्सपेरिमेंट करने से मिलेगी, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें फॉर्मूला यूज करने से मिलेगी, जो फॉर्मूला है जो डेल्टा टीबी और उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब बताओ ये बात क्लियर, ये दोनों पॉइंट? ठीक है, तो अब बात मेरी ये है, जब तुम फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज डेल्टा टीबी का, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में यूज करने के बाद ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी कैलकुलेटेड। ये कैसी हो गई? कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कहीं पे भी ऑब्जर्व वाला तो इस फॉर्मूले से आ नहीं सकता, इससे तो वही आएगा जो फॉर्मूला को सॉल्व करके आएगा कैलकुलेशन वाइज, राइट? अगर मैं बोलूं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखो, ऑब्जर्व डेल्टा टी बी, हमें पता है उसका फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स ऑफ, या फिर हमें बोल सकता हूं आई टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड डेल्टा टी बी। ये कैसे आया? ये यहां से आया, तुमने अभी बोला था कि जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी होती है इट इज इक्वल टू वैन हॉफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है? से यस और नो। अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेटेड के फॉर्मूले को खोल देता हूं तो आई विल गेट के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये मैंने कैलकुलेटेड का फॉर्मूला जो फर्स्ट उसने बनाया था इक्वेशन में उसको खोल दिया। ठीक है, और ऑब्जर्व पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता तो ऑब्जर्व पे फॉर्मूला लगाने से मेरा फॉर्मूला क्या आता? इट वुड हैव कम के बी, तो के बी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, 1000 तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, W2 भी कॉन्स्टेंट रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें फिक्स है। इसमें से मॉलिक्यूलर वेट आएगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग आएगा, इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आएगा, और इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्मूले के बीच में आएगा हमारा वैन ऑफ फैक्टर, राइट? सो अब
अब अगर मैं इन दोनों को में से जो कांस्टेंट चीज है वो काट दूं, ठीक है ना, सो आई यहां पे बन जाएगा मेरा रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ये जो कैलकुलेटेड से आया हुआ मॉलिक्यूलर वेट है वो ऊपर, और जो हमारा ऑब्जर्व से आया है वो नीचे, ये मॉलिक्यूलर वेट इधर चला जाएगा, ठीक है। सो अब बात ये आ रही है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते वक्त हम मॉलिक्यूलर वेट जो डालते हैं फॉर्मूले में, वो तो हम ऐसे ही डालेंगे जब फॉर्मूले में डाल रहे होंगे NaCl, NaCl में Na का 23 प्लस Cl का 35.5 और इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास इज 58.5। तो जब हम फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर वेट डालते हैं तो हम कौन सा वाला डालते हैं, फॉर्मूले में हम डालते हैं नॉर्मल वाला मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो इसीलिए ऊपर वाले मॉलिक्यूलर वेट को मैं बोल सकता हूं दिस इज माय नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। और अगर ये नॉर्मल है तो जो मेरा ऑब्जर्व से आ रहा होगा दैट विल बी एबनॉर्मल, तो जो नीचे वाला मोलर मास होगा वो होगा एबनॉर्मल। तो ये तीसरा फॉर्मूला है वैन टॉप फैक्टर का, दैट इज नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब मुझे बताओ किस किस को ये बात क्लियर हो गई, वो लिख दे क्लियर। जिसको डाउट है बोल दो कहां से है, या फिर मैं रिपीट भी कर सकता हूं। क्लियर है, अच्छा, डाउट भी है तो देखो यहाँ पे मैंने क्या रिलेशन बनाया, वही वाला रिलेशन यूज किया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये रिलेशन यूज किया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आई के आगे बाकी चीजें मैंने खोल दिया तो हमारी सारी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो कट गई, एंड ओनली अब यहाँ पे बचा मॉलिक्यूलर वेट जो आया कैलकुलेटेड वाली प्रॉपर्टी से, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट आया दैट इज ऑब्जर्व वाली प्रॉपर्टी से। तो वैन टॉप फैक्टर आ गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अच्छा देखो कभी कभी मैं ना कुछ चीजें ज्यादा समझा देता हूँ,